अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25 जनवरी को सुबह वेडनेसडे के दिन हिंडलबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की अडानी ग्रुप पे, जिसके बाद आपने देखा कि जो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो बुरी तरीके से क्रैश हो गए। वेडनेसडे के दिन तो 4-5% की गिरावट थी, बट फ्राइडे के दिन करीब करीब 20% के आसपास की गिरावट हो गई। ये जो पूरा ग्रुप है उसकी मार्केट कैप करीब करीब 18 लाख करोड़ के आसपास थी, जो 2 दिन में 4 लाख करोड़ गिर गई। सो 20-25% की गिरावट 2 ही दिन में हो गई। मतलब जो इन्वेस्टर है और जो अडानी ग्रुप है, इसको 4 लाख करोड़ का नुकसान हो गया 2 दिन में। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा उस रिपोर्ट में क्या था जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट ट्रिगर हो गई। आए दिन दोस्तों हम लोग रिपोर्ट्स तो सुनते ही रहते हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट निकालती हैं, बट इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था, या ये जो रिपोर्ट निकाला है हिंडलबर्ग ने, इनकी ऐसी क्या क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रैश ट्रिगर हो गया मार्केट में। ये दोस्तों एनालिसिस हम लोग कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इस जो न्यूज़ की वजह से जो मार्केट में जो नई करेक्शन ट्रिगर हुई है फ्राइडे के दिन, तो क्रैश मान लो, ये कहाँ जाके थमने वाली है। क्या हमने यहाँ पे अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है या करेक्शन यहाँ से और बढ़ने वाली है। 1 फरवरी को हमारा बजट है, फेड की मीटिंग है, 2 फरवरी को उसका रिजल्ट आने वाला है। तो इन सब के बीच में आने वाले टाइम में मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर उस रिपोर्ट की बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि अडानी ग्रुप बेसिकली अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता है। उनका बोल रही है कि खुद ही पैसा लगाते हैं और अपने स्टॉक्स को खुद ही बढ़ाते हैं। इलीगल तरीके से अपने पैसे को फॉरेन में लेके जाते हैं, वहां पे उन्होंने अपनी कुछ कंपनियां स्टैब्लिश की है, उन्हीं कंपनियों से वो पैसा लगा रहे हैं और अपने स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं। ये इनका मेन मुद्दा था। इसके अलावा उनका बोलना ऐसा था कि बहुत सारे ऑपरेटर्स है जिनकी बिना पे ये लोग अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि ये लोग अपनी बैलेंस शीट को मॉडिफाई कर देते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाते हैं, रेवेन्यू को बढ़ा के दिखा देते हैं, तो बैलेंस शीट इनकी प्रॉपर नहीं रहती है। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से अडानी ग्रुप पे क्वेश्चन मार्क आ गया था। पिछले 8 सालों में 4 CFO ने रिजाइन किया हुआ है। अगर यही चीज आप देखोगे ना, तो 1-1.5 साल पहले सुचिता दलाल ने सेम मुद्दे उठाए थे अडानी ग्रुप के बारे में। तभी भी अडानी ग्रुप में करेक्शन ट्रिगर हो गई थी, लेकिन लोग उस चीज को भूल गए और वापस से स्टॉक चलने लग गए। अडानी ग्रुप पे बहुत ज्यादा कर्जा है। हिंडलबर्ग का बोलना ऐसा है कि जितना उनके पास एसेट है उससे कई गुना ज्यादा उनके ऊपर कर्जा है। तो ये एक बबल बन रहा है जो कभी भी फट सकता है। तो इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि हमारा ऐसा कुछ भी काम नहीं है, हमारा काम बहुत ही क्लीन है, हमारी बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा सही है, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। और इन्होंने हिंडलबर्ग को वार्न किया है कि हम आपको कोर्ट तक लेके जाएंगे, इंडिया में या यूएस में जहां बोलो वहां कोर्ट तक ले जाएंगे। इसके जवाब में हिंडलबर्ग ने भी काफी कुछ तगड़ा रिप्लाई किया और बोला कि आप हमें अमेरिका के कोर्ट में लेके जाइए, ये हमारे लिए और बेनिफिशियल है, बिकॉज बहुत सारा डेटा हमारे पास मिसिंग है जब ये रिपोर्ट हम बना रहे थे, तो ये सब रिपोर्ट्स हम आपसे लेंगे। तो ये दोस्तों अब एक जो गर्मा गर्मी चालू हुई है, एक लड़ाई जो चालू हुई है, इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। पॉइंट ये है ना कि हिंडलबर्ग ऐसा क्या है जिसकी रिपोर्ट में इतना ज्यादा दम है। तो बेसिकली देखा जाए ना तो ये एक शॉर्ट सेलर फंड है। हिंडलबर्ग एक शॉर्ट सेलर फंड है। शॉर्ट सेलर फंड का काम क्या होता है कि पहले लोग शॉर्ट बनाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट निकलने के बाद स्टॉक क्रैश हो जाता है तो अपने शॉर्ट को कवर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हिंडलबर्ग का काम है। अब इसका देखा जाए ना तो 2016 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसके बाद 2020 से अब तक इन्होंने करीब करीब 30 कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकाली हुई है। और इनकी रिपोर्ट इतनी पावरफुल होती है ना, जिस दिन लोग रिपोर्ट निकालते हैं नेक्स्ट डे पे ऑन एन एवरेज 15% की गिरावट तो हो जाती है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में करीब करीब 26% की गिरावट हो जाती है। इसलिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, बिकॉज जिस कंपनी पे लोग रिपोर्ट निकालते हैं वो कंपनियों में सच में प्रॉब्लम होती है और कंपनी उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाती है। इनफैक्ट उनकी जो एक लेटेस्ट रिपोर्ट थी उन्होंने निकाला था निकोला पे। निकोला का स्टॉक तो 94% तक क्रैश हो गया था। इसलिए हिंडलबर्ग की रिपोर्ट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मार्केट में। तो वही एक रीजन था जिसकी वजह से आपने देखा कि फ्राइडे के दिन मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, जिसकी शुरुआत वेडनेसडे के दिन ही हो गई थी। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी देखोगे तो पिछले 2 महीने से सेम रेंज में चल रहा है। नीचे में 17,700 मान लो, ऊपर में 18,300, ये 500-600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पिछले 2 महीने से। लेकिन ये न्यूज के बाद एक ट्रिगर मिल गया मार्केट को, और मार्केट ने जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थे 17,700 के आसपास के, उसको ब्रेक कर दिए और 17,500 का लो लगाया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। 1 फरवरी को हमारा बजट भी है,
तो बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी बहुत लंबे टाइम तक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन फ्राइडे के दिन ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 17,750 के आसपास, उसको ब्रेक डाउन करके 17,500 के आसपास निफ्टी आ चुकी है। अब देखा जाए दोस्तों तो ये जो लाइन प्लॉट की हुई है ये 200 EMA है, और मैं 200 EMA को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे ख्याल से 200 EMA किसी भी बुल मार्केट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन हुई है मंडे में, अगर इस अडानी ग्रुप के जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अगर इस प्रॉब्लम में ज्यादा दम नहीं है तो मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट जगह है जहां पे करेक्शन एंड हो सकती है। 200 EMA पे अगर करेक्शन एंड हो जाती है, दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां पे करेक्शन आपकी खत्म हो सकती है। पिछली बार भी आप देखिए 200 EMA के आसपास। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं थोड़ा बहुत हम नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत हम नीचे बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन फिर फौरन वहां से रिकवरी हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम की जो करेक्शन है वो यहीं पे एंड हुई थी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बताऊं, जो पिछला लो लगा था वहां से अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए कि 62% की करेक्शन हो चुकी है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको लंबा लेके जाऊं, ये जो पूरा मूव स्टार्ट हुआ था ये जो 15,200 के आसपास है, अगर वहां से भी आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं तो भी आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है 38% की रिट्रेसमेंट। मतलब फिबोनाची के हिसाब से भी ये ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं जहां पे इस करेक्शन को ये करेक्शन एंड हो सकती है। बाकी 200 EMA भी इसी के आसपास आ रहा है। और अगर ये बुल मार्केट है तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली ये करेक्शन लास्ट अक्टूबर में ट्रिगर हुई थी, मतलब ऑलरेडी इस करेक्शन को 1.25 साल के आसपास हो चुका है। अब इससे ज्यादा अगर ये करेक्शन टाइम वाइज बढ़ गई तो आप समझिए कि यहाँ से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अगर ये जो लेवल है 17,500 के, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, सस्टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एक दो कैंडल बना के ऊपर आ जाए, दैट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, सी हियर नीचे तो जरूर जा सकती है, लेकिन अगर मार्केट 17,500 के नीचे सस्टेन कर जाती है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये लेवल आपको वापस से भी दिखने मिल सकते हैं। 15,000 के आसपास के लेवल आपको वापस से भी दिखने मिल सकते हैं। पहले तो ये टारगेट बन जाएगा फिर 16,700 के आसपास, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी 15,000 के आसपास, अगर 17,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर लेती है। क्योंकि सीन आप समझिए कि देखिए अब दुनिया में हर वो चीज जो बुरी हो सकती थी वो हो चुकी है, हो रही है। जैसे रिसेशन आ गया, पूरी दुनिया में रिसेशन की बात हो गई, इन्फ्लेशन की बात हो गई, और उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, आपका क्रूड ऑयल 124 तक चले गया, आपका डॉलर 110 तक चले गया। ये सब ट्रिगर भी अगर मार्केट को तोड़ नहीं पाए तो आप समझिए, और अगर ये अडानी के इशू की वजह से अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ पाती है तो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट में बहुत ज्यादा दम है। बिकॉज क्लियरिटी तो अभी हमें किसी को नहीं है कि इस इशू में कितना बड़ा क्या बड़ा छुपा हुआ है। तो जो इतने बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट की वजह से अगर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पा रही थी और जस्ट बिकॉज ये अडानी की वजह से तोड़ दिया, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ मार्केट कुछ और सोच रही है जो हम और आप नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मेरा दोस्तों क्लियर मानना है कि अगर 17,500 के नीचे हम लोग टिक जाएं, या 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे और पकड़ लो, अगर हम टिक जाएं तो आपको ये लेवल में दिख सकते हैं 15,000 के आसपास के। लेकिन अब अगर आप मुझे पूछोगे तो उसका चांस कितना है, तो मेरे ख्याल से चांस बहुत कम है। मेरे ख्याल से जो फ्राइडे के दिन हो गया ना, मेरे ख्याल से वो हो गया, बिकॉज अडानी साहब भी कोई हल्की छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, है ना, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है। तो मेरे ख्याल से जो होना था हो गया। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट आप देखोगे ना, तो जो रिपोर्ट आई है ना, हिंडनबर्ग ने क्या बोला है कि पिछले 2 साल से हम लोग उस रिपोर्ट पे बात कर रहे थे, और जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है मतलब उसी दिन जब अडानी का एफपीओ आने वाला था। अडानी का एफपीओ का क्या मतलब है, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और उसके बाद एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद भी अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसको एफपीओ बोलते हैं, मतलब फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। तो जिस दिन अडानी का एफपीओ था उसी दिन कंपनी क्यों आई थी। अब अडानी की जो एफपीओ से पैसे जमा रहे थे ना, वो बेसिकली उसमें से कुछ पैसा वो अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में डालने वाले थे, कुछ का वो एयरपोर्ट वगैरह में यूज करने वाले थे, और कुछ पैसे से अपना कर्जा कम करने वाले थे। तो उसी दिन रिपोर्ट का आना मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी बनता है कि यार इस एफपीओ को फेल करना है। अगर ये एफपीओ फेल हो जाता है और उसके बाद अडानी पैसा नहीं जुड़ा पाते हैं तो ये पूरे ग्रुप पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। और उसके बाद फिर ये जो रिस्पेक्ट है या जो मार्केट में प्राइस आ रही है अडानी के स्टॉक से ग्रुप को, वो वापस से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक सोचा समझा एक खेल भी लग रहा है। इसके पीछे कौन है वो तो नहीं पता, क्योंकि उसी दिन क्यों रिपोर्ट आई। वैसे ऑन लाइटर नोट में बहुत टाइम से सोच रहा था
अंबानी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ निकाल रहे हैं, जियो निकाला, रिटेल निकाला, इतनी मेहनत कर करके पोजीशन बढ़ा के फर्स्ट पे गए और अडानी साहब पीछे से आ गए और 3 साल में उनको टेक ओवर करके उनके आगे चले गए। तो अंबानी साहब कुछ करते क्यों नहीं है? इसके पहले 1980 के आसपास अंबानी साहब से ब्लैक कोबरा मनु मनेक 1992 हर्षद मेहता स्कैम देखा था आपने? ब्लैक कोबरा साहब लड़े थे तो उनको बराबर से मजा चखाया था अंबानी साहब ने। तो पता नहीं क्या चल रहा है, बट ऑन अ लाइटर नोट, बट मेरे ख्याल से अगर मैं बैक टू चार्ट बोलूं तो मेरे ख्याल से ये अच्छी लेवल है 17,500 के आसपास। एक मच अवेटेड जो करेक्शन थी वो करेक्शन में मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है। अब एक सिंपल सी बात है, अब अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो कोई एक अच्छा ट्रिगर होना बहुत जरूरी है, और ये जो ट्रिगर है मेरे ख्याल से आपको बजट में मिल सकता है। तो बजट में कुछ भी अगर इन्होंने अच्छा बोला, एक ये भी चीज है कि गवर्नमेंट का लास्ट बजट है, अगले साल तो इलेक्शन है, तो अच्छा बोलना उनको जरूरी है। तो कुछ भी इन्होंने अगर अच्छा बोला ना, वो मार्केट के लिए ट्रिगर बन जाएगा। फ्राइडे के दिन जिनकी पोजीशन कटनी थी ना, कट गई। इतना पैनिक दोस्तों, सही बता रहा हूं, फ्राइडे के दिन जितने मैसेज मिल जाए ना, इतना पैनिक तो मैंने ये लेवल पे भी नहीं देखा था जितना पैनिक हो चुका है। तो जिनकी पोजीशन कटनी थी कट चुकी है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो आप देख सकते हो, ये देखिए आर्ली चार्ट पे आप देखिए हम कितने ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और ये निफ्टी में ही नहीं, हर चीज में हम लोग इतने ओवरसोल्ड हो गए ना। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे के दिन जो होना था हो चुका है, क्योंकि अगर कोई भी रिपोर्ट है, आप बात समझिए, अगर कोई भी रिपोर्ट है ना, तो वेडनेसडे हो गया, बहुत हो गया, तो फ्राइडे हो गया, जो होना था हो गया। अगर मंडे ट्यूसडे भी बढ़ता है गेम, तो आप समझिए गेम सच में बहुत बड़ा है, जो हम और आप अभी शायद इमेजिन नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा तो बहुत क्लियर मानना है 17,500 के आसपास 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हमने यहाँ पे बॉटम बना ली, काम खत्म। यहां से हम नीचे टूटे, मतलब प्रॉब्लम ऐसी कुछ बड़ी है जो हम और आप अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर नीचे में आपको बहुत बड़े लेवल देखने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है कि हम लोग इसके आसपास एक बार अपनी करेक्शन निपटा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हम लोग बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और बजट के आसपास हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब ये सीन क्या है, देखिए सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन काफी लोगों की पोजीशन यहाँ पे कट चुकी है। अब यहां से अगर ये बाउंस आता है 18,000 के आसपास तक का, तो लोग तो यकीन करेंगे नहीं कि क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि इतना गिरने के बाद एक लाजमी सी बाउंस बनता तो है। ऊपर से आप बॉल अगर ड्रॉप करोगे तो थोड़ा तो उछलेगा ही ना। तो 18,000 तक तो कोई मानेगा नहीं। उसके बाद लोग सोचेंगे बजट है, बजट के बाद देखा जाएगा। बजट में अगर कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आ जाती है, मार्केट 18,200-300 के पास पहुंच जाती है, उसके बाद भी लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को फेड का आउटकम है, जो 2 तारीख को हमारे इधर दिखने वाला है। मतलब 2 तारीख को भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है। लोग ये सोचेंगे भाई सब कुछ खत्म हो जाए, अडानी का एफपीओ सेटल हो जाए, बजट हो जाए, फेड हो जाए, और 2 तारीख को सुकून से, 2-3 तारीख को हम सुकून से लेंगे। और इस दौरान पे अगर मार्केट 18,200-300 तक आ गई तो आप समझिए काम हो गया। जो लोग पीछे छूटने थे छूट गए, मार्केट यहां से निकल जाएगी। दिस इज द बेस्ट केस जो मैं चाहता हूं कि हो। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन में जो भी अपना एरिया बॉटम बना के यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, नीचे जाएगी तो देखना पड़ेगा कि क्या स्टोरी अनफोल्ड होती है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो अगेन छोटा मोटा 200 EMA के आसपास है। जो सेम स्टोरी निफ्टी के लिए, वही सेम स्टोरी बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट अपना जो इंडेक्स है मिड कैप, सेम आप देखिए 200 के आसपास ये भी आ चुका है, पुराने अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ पे करेक्शन खत्म हो चुकी है, हमें ऊपर जाना है। सबसे कॉन्फिडेंस दोस्तों मुझे आता है स्मॉल कैप में। अगर स्मॉल कैप का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो ये देखिए आप स्मॉल कैप में आप देखिए 2018 में जो लेवल थे, आज उसी लेवल पे स्मॉल कैप इंडेक्स है। इसका मतलब है कि पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई भी पैसा नहीं बना हुआ है। अब पॉइंट ये है कि अगर निफ्टी यहां से ब्रेकडाउन कर लेती है, 17,500 के आसपास निफ्टी अगर ब्रेकडाउन कर लेती है और नीचे चली जाती है, तो आप समझिए कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो नीचे गिरने की जगह ही नहीं बची। ये एक बहुत मतलब बेसिकली सी व्हाट इज निफ्टी, निफ्टी बहुत सारे स्टॉक से मिलकर बनी हुई है। अगर निफ्टी यहां से गिरी तो स्मॉल कैप इंडेक्स का सोचो क्या होगा। और वो इंडेक्स जिसने पिछले 5 सालों से कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ है, वो और गिर गिर के कितना गिरेगा। तो ये अपने आप में मेरे को कॉन्फिडेंस देता है, पॉजिटिव पॉइंट देता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है ना, वो भी मार्केट को गिरने देगी नहीं, ऐसा लगता नहीं। बिकॉज 40 लाख करोड़ का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो चुका है, हर महीना करीब 14,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में आ रहा है एसआईपी के रूट से। तो ये जो इन्वेस्टर है ना, वो इतना सपोर्ट दे रहे हैं ना मार्केट को कि मार्केट इतने जल्दी मुझे लगता नहीं गिरेगी। लेकिन बोल नहीं सकते, फिर भी अगर 17,500 की लेवल टूट जाते हैं तो एक बार हमें यहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए। फिर आप वही बोलते हो यार, आप बोलते हो कि हमारी मार्केट ऐसी वैसी, इतने सारे मैं रीजन दे रहा हूँ। सी अभी भी मेरा बोलना वही है, लॉन्ग टर्म में तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स 30 ईयर्स हम लोग का पूरा हाईवे अपने पास,
पूरा फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ फॉर नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। बट अब ऐसा तो नहीं है ना 25-30 साल ऐसी मार्केट चलेगी, बीच बीच में हिकअप्स तो आएंगे। तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं और मार्केट अगर नीचे आ भी जाती है, 15,000 के आसपास आ भी जाती है, तो क्या हो जाएगा? फिर 6 महीना 8 महीना आपका और चले गया, और क्या है ना। तो भी 20-25 साल 30 साल अपने परफेक्ट है, मतलब एज ए इन्वेस्टर बहुत क्लियर है। गिरावट मिलती है, अपॉर्चुनिटी है, बाय करते रहो, सिप को कंटिन्यू रखो, शेयर्स खरीदते रहो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते रहो। एज ए ट्रेडर, एज ए डिसिप्लिन, मैंने जो लेवल्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,500 के आसपास के लेवल अगर नीचे टूट जाते हैं तो जो भी आपकी पोजीशन है एक बार बेच बाज के साइड हो जाओ, क्योंकि फिर अपने को पता नहीं कि मार्केट नीचे कहां तक जाने वाली है। अब अगर आप देखोगे ना कि बाकी ग्लोबल मार्केट में कोई भी इशू नहीं है, मतलब बेसिकली हमने इतना कुछ झेल लिया है, रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इतना झेल के कुछ नहीं गिरे। आप देखिए अब ये जो डाउ जोन्स का आपके सामने चार्ट है, डाउ जोन्स बहुत अच्छे से ये देखिए एक ब्रेकआउट करने की तैयारी पे है, तो इसके चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नैस्डैक आप देखिए वही स्टोरी जो स्मॉल कैप की है ना, वही स्टोरी नैस्डैक की, गिर गिर के अब कहां गिरेगा, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 30% के आसपास डाउन है, ऑलरेडी 30% डाउन है। ब्रेकआउट इसने भी दिया हुआ, इसके चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखिए निकाई का चार्ट, निकाई के चार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम बना के बेस बना के ऊपर जा रहा है। जहां पे ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है वो है आपका यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में तो देखिए कोई भी इशू नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। देखिए टैक्स का चार्ट ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे है। उसके बाद फ्रांस का कैग देखिए, ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद आपका यूके का देखिए चार्ट, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसका मतलब यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो अपने जो पर्सनल अडानी साहब की वजह से ट्रिगर हुआ है। और अगर आप देखोगे ना तो आप देख सकते हो जो डॉलर है, डॉलर में आपको मैंने बहुत क्लियरली बोला था, इसी लेवल पे बोला था कि डॉलर इसके ऊपर जाना मुश्किल है, 115 के आसपास, 14 के आसपास। वहां से देखिए आप कितनी बड़ी गिरावट हुई है, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। डॉलर 101 के करीब आ चुका है। अब यहां से अगर आप देखोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर शायद से एक बाउंस ले सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आप देखिए कि आरएसआई में काफी डाइवर्जेंसेस बनने लग चुके हैं। हो सकता है डॉलर एक बाउंस ले ले, बट वही बात है, इट विल बी जस्ट अ बाउंस। डॉलर का जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है। अगर ये बाउंस लेता है तो भी ये गिरेगा, बिकॉज यूएस में अपनी दिक्कतें हैं। यूएस का जो डॉलर है उसकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगी। एक वीडियो मैंने बनाया भी था इस पे, बिकॉज अभी सब अपने अपने करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बाउंस लेगा तो भी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बाउंस लेता है तो आपको पता है डॉलर अगर बढ़ता है तो गोल्ड, सिल्वर जो कमोडिटीज है वो गिरते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, देखो डॉलर कंटिन्यूअसली गिर रहा है, उसी दौरान आप ये देखिए गोल्ड का चार्ट, ये देखिए जब डॉलर गिरने लगा तो गोल्ड ने अपनी गोल्ड एकदम चलने लग गया। यही कोरिलेशन अब याद रखोगे तो काफी अच्छा पैसा बन सकता है। सेम स्टोरी आप सिल्वर के साथ देख सकते हो, ये देखिए। तो अब अगर मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर यहां से एक बाउंस ले सकता है, जस्ट अ बाउंस अगर ले लेगा तो गोल्ड और सिल्वर में हो सकता है छोटा बहुत करेक्शन ट्रिगर हो जाए, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। और सेम स्टोरी अपने मेटल सेक्टर के साथ भी होने वाली है, तो वही स्टोरी मेटल सेक्टर के साथ भी हो सकती है। तो अगर यहां से डॉलर बाउंस लेता है तो हो सकता है छोटा मोटा, मतलब ये 200 के आसपास की ईएमए की जो टेस्टिंग है उसके आसपास अपना मेटल इंडेक्स भी आ सकता है। अगर बाकी सेक्टर्स की मैं बात करूं, भले फ्राइडे के दिन करेक्शन आई थी, बट कुछ बहुत ज्यादा किसी भी चार्ट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है देखा जाए तो। फार्मा पे तो छोटा मोटा बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हो, फार्मा पे तो अभी भी मेरा कोई खास व्यू नहीं है। देखा जाए तो आईटी आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग उस पर कुछ बात करेंगे। जो अच्छा सेक्टर लग रहा है वो ऑटो लग रहा है। फ्राइडे को इतनी बड़ी करेक्शन ट्रिगर हुई थी, उसके बाद भी ऑटो सेक्टर ऊपर था, उस पर आप खास ध्यान दे सकते हो। एफएमसीजी पे भी आप ध्यान दे सकते हो, बिकॉज एफएमसीजी एक डिफेंसिव प्लेयर है, अगर बाकी कुछ गिर जाता है तो एफएमसीजी उसको सपोर्ट दे सकता है। विक्स की हम बात करें तो ये देखिए, इस विक्स से कुछ भी नहीं लग रहा, ये देखिए इस विक्स से कुछ भी नहीं लग रहा। जितना डर हमारे दिलों में है उतना डर चार्ट में तो नहीं दिख रहा। अगर आप यूएस का विक्स भी देखोगे तो ये भी कुछ भी नहीं है, इसमें भी कोई डर नहीं है। और आपको याद होगा जब क्रूड ऑयल 124-25 के आसपास ही था, तभी हम बात करते थे कि एक बार क्रूड ऑयल को 85 के जोन में आना चाहिए। ये देखिए आप, क्रूड ऑयल आज 85 के जोन में आ चुका है और नीचे भी 75 के आसपास जा चुका था। तो बेसिकली अगर मैं पूरे पॉइंट को समरी करूं तो सिंपल सी कहानी है, पूरे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें कुछ भी अभी फिलहाल टेंशन की बात नहीं है। हमारे अपने जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से करेक्शन ट्रिगर हुई है, 17,500 के आसपास है। ये एक बेसिकली मेक और ब्रेक लेवल है, बिकॉज जो इतने बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट हुए उसकी वजह से भी 17,500 का इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट नहीं तोड़ी थी। तो अगर ये अडानी की वजह से तोड़ती है तो हमें सिंपल से ये मान लेना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो मार्केट हमसे ज्यादा जानती है, और चुपचाप एक बार आप इस मार्केट से एग्जिट कर सकते हो एज अ ट्रेडर, क्योंकि नीचे के लेवल फिर मार्केट खोल देगी। एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता है
कि आप तो ये दुआ करो, अगर आप नए नए इन्वेस्टर हैं तो आप तो ये दुआ करो कि भाई 17,500 टूट जाए, हम लोग को डाउन साइड में 16,000 दिख जाए, 15,000 दिख जाए, क्योंकि अगर ऐसा दिख जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस के साथ टाइम भी जाएगा, 2023 काफी हद तक चले जाएगा, तो आप SIP रूट से या फिर अपने पैसे और लगा सकते हो। और जब आप फुल्ली लोड हो जाओगे तो मार्केट चलेगी। तो ये इन्वेस्टर के लिए डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। 20-25 साल का रनवे हाईवे अभी भी हमारे सामने है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या होता है वो अपने को देखना पड़ेगा, बट मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि हो गया जो होना था। अब यहां से हम लोग ऊपर जाने को तैयार हैं 18,200-300 के आसपास। अगर बजट के दिन या उसके नेक्स्ट डे हम पहुंच जाते हैं तो ये काफी हद तक इंडिकेशन हो जाएगा कि जो भी नीचे का काम होना था हो चुका है, और उसके बाद मार्केट इज रेडी टू टेक ऑफ। 2023 में आगे चल के क्या होगा, बस ये आपको इसी फरवरी महीने में पता चलेगा कि 2023 में आपके लिए ऐसा है या ऐसा है। ये फरवरी में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफी इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं। अगर आप ये जो मार्केट की गिरावट है उसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस के अंडर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए, उस लिंक पे जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, साइन अप कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, आपसे 1-to-1 कॉल करूंगा और उसके बाद आप हमारे साथ इस जर्नी में ज्वाइन हो सकते हो और 20-25 साल की जो वेल्थ क्रिएशन है उसका पार्ट बन सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है। जिस तरीके के एनालिसिस मैं करता हूं, आप चाहते हो सीखना तो उस ऐप पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।